हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स वर्ल्ड। एंड आज के लेक्चर में हम सेमेस्टर 5 के गेम थ्योरी एंड स्ट्रेटजिक इंटरेक्शन को स्टार्ट करेंगे। एंड हमारा मेन एम रहेगा कि हम सेमेस्टर के एग्जाम से पहले हम गेम थ्योरी को कंप्लीट करें एंड इसके सभी लेक्चर आपको फ्रीली प्रोवाइड करें। ओके, तो आज की क्लास में हम यूनिट 1 को स्टडी करेंगे एंड यूनिट 1 में हम चैप्टर 2 को स्टडी करेंगे। एंड चैप्टर 2 क्या है? नेस्ट इक्विलिब्रियम थ्योरी। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एंड चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक क्या है? स्ट्रेटजी गेम। एंड स्ट्रेटजी गेम होता क्या है? स्ट्रेटजी गेम एक प्रकार का मॉडल है, इज अ मॉडल ऑफ इंटरेक्टिंग डिसीजन मेकर्स। इट मीन्स स्ट्रेटजी गेम एक प्रकार का मॉडल है जो डिसीजन मेकर को इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट मीन्स लिंक करता है, डिसीजन मेकर को एक दूसरे से लिंक करता है। एंड डिसीजन मेकर्स क्या होते हैं? प्लेयर्स। डिसीजन मेकर्स क्या होते हैं? प्लेयर्स होते हैं। एंड इस सेंटेंस का अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू मीनिंग बताऊं तो एक एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट। एंड क्रिकेट में हम सपोज करते हैं एक बॉलर एक बैट्समैन। तो बॉलर के पास कई टाइप्स के एक्शन है। एक्शन मीन्स या तो वो यार्कर थ्रो कर सकता है, या तो बाउंसर थ्रो कर सकता है, या वो स्लोअर बॉल का यूज कर सकता है। तो ये उसके एक्शन हुए। एंड बैट्समैन के पास भी एक्शन है, सेट ऑफ एक्शन है कि या तो वो सिंगल के लिए जाए, या तो डबल के लिए, या 4 या 6 के लिए जाए। तो ये उनके एक्शन हो गए। एंड वो कौन से एक्शन को अप्लाई करते हैं? अगर बॉलर यार्कर अप्लाई करता है तो बैट्समैन उस यार्कर को खेलने के लिए कौन से एक्शन को अप्लाई करता है? तो यहाँ क्या होता है कि बॉलर का एक्शन एफिशिएंट होगा या नहीं होगा वो बैट्समैन के एक्शन पे भी डिपेंड करता है, या बैट्समैन का प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ दोनों के डिसीजन क्या हुए? एक दूसरे से लिंक है। क्लियर? स्ट्रैटेजी गेम भी वही बताता है। स्ट्रैटेजी गेम एक प्रकार का मॉडल है जहां डिसीजन मेकर इंटैक्ट होते हैं। इट मींस डिसीजन मेकर एक दूसरे से लिंक होते हैं। क्लियर? स्ट्रैटेजी गेम विथ ऑर्डिनल प्रेफरेंस। एक और बात, स्ट्रैटेजी गेम में ऑर्डिनल प्रेफरेंस होते हैं। ऑर्डिनल को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। एंड ऑर्डर को क्या बोलते हैं? रैंक। तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंकिंग प्रोवाइड करता है स्ट्रैटेजी गेम में। इट मींस स्ट्रैटेजी गेम में प्लेयर्स के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है, या रैंकिंग गिवन किया जाता है। क्लियर? ओके। एंड स्ट्रैटेजी गेम कंसिस्ट ऑफ 3 डिटर्मिनेंट्स या 3 फैक्टर। स्ट्रैटेजी गेम 3 डिटर्मिनेंट्स या 3 फैक्टर से कंसिस्ट होता है। एंड वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट या फैक्टर है? फर्स्ट, ए सेट ऑफ प्लेयर। जैसे मैंने बताया डिसीजन मेकर्स में उसमें सेट ऑफ प्लेयर होते हैं, जैसे एक बॉलर एक बैट्समैन। यहाँ 2 ही प्लेयर नहीं हो सकते, यहाँ कई सारे प्लेयर होते हैं। बट हम एक स्टडी के लिए, बेटर स्टडी के लिए, बेटर आउटकम के लिए हम मिनिमम पॉपुलेशन का यूज करेंगे, मिनिमम इनपुट का यूज करते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ सपोज करेंगे अब पूरी जितना आप चैप्टर 2 को कंप्लीट करोगे, चैप्टर 2 को एनालिसिस करोगे तो उसमें सभी एग्जाम्पल में मैक्सिमम 2 प्लेयर्स ही प्रोवाइड है। तो छोड़िए इस बात का, तो यहाँ कोई मीनिंग होता नहीं है। हाँ, क्या मैंने बताया कि फर्स्ट फैक्टर क्या है? एक सेट ऑफ प्लेयर। इसमें सेट ऑफ प्लेयर्स होते हैं एंड सभी सेट ऑफ प्लेयर के सेट ऑफ एक्शन होते हैं। जैसे मैंने बताया कि बॉलर के कई टाइप्स के एक्शन है, बैट्समैन के भी कई टाइप्स एक्शन है। एंड फॉर ईच प्लेयर प्रेफरेंस ओवर सेट ऑफ एक्शन। जैसे मैंने बताया कि बॉलर के पास यार्कर, बाउंसर एंड स्लोअर का सेट ऑफ एक्शन है। एंड उस सेट ऑफ एक्शन में से वो कौन सा बॉल प्रीफर करेगा, मतलब कौन सा बॉलिंग करना प्रीफर करेगा। इट मींस या वो यार्कर को जाएगा या बाउंसर का, स्लोअर का। ये प्रेफरेंस उसके सेट ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है। अगर उसके पास यार्कर की एबिलिटी ही ना हो तो वो प्रीफर कैसे करेगा यार्कर को? तो यहाँ वही कहा गया है कि सेट ऑफ एक्शन पे प्रेफरेंस को प्रेफरेंस किया जाता है। इट मींस सेट ऑफ एक्शन पे किसी एक एक्शन को प्रेफर किया जाता है। क्लियर? तो स्ट्रैटेजी गेम कंसिस्ट होते हैं फर्स्ट सेट ऑफ प्लेयर से, एंड सेकंड उन प्रत्येक सेट ऑफ इस प्लेयर के सेट ऑफ एक्शन से,
एंड इस प्लेयर के प्रेफरेंस है, एंड प्रेफरेंस किस पे होता है, सेट ऑफ एक्शन पे डिपेंड होता है। क्लियर। एंड टाइम इज अब्सेंट फ्रॉम मॉडल, इसमें बताया गया है कि टाइम अब्सेंट होता है, एंड द प्लेयर्स विल चूज देयर एक्शन साइमल्टेनियसली, एंड स्ट्रेटेजिक गेम में प्लेयर अपने एक्शन को साथ में ही चूज करते हैं। जैसे अगर बॉलर अभी कोई बॉल थ्रो करता है तो बैट्समैन तो ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट बाद उसके बाद एक्शन लेगा, नहीं। जैसे ही बॉलर एक्शन लेता है उसके जस्ट साथ में 2-5 सेकंड का डिफरेंस के बाद ही बैट्समैन एक्शन ले लेता है कि मैं ऐसे ही इस बॉल को फेस करूंगा। तो यहां भी वही कहा गया है कि प्लेयर्स अपने एक्शन को साथ में ही चूज करते हैं, मतलब अपने एक्शन को एक साथ में साथ साथ ही चूज करते हैं। क्लियर। नो प्लेयर इज इन्फॉर्म ऑफ एक्शन ऑफ अदर प्लेयर, इट मीन्स बैट्समैन को पता नहीं है कि बॉलर कौन सा बॉल करेगा, कौन से बॉल को जाएगा, एंड बॉलर को नहीं पता है कि बैट्समैन किस शॉट के लिए रेडी है। तो यहाँ वही बताया गया कि नो प्लेयर मतलब कोई प्लेयर को किसी दूसरे प्लेयर के एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर। अब एग्जाम्पल हम एक देखते हैं। एग्जाम्पल द प्रिजनर्स डायलेमा, ये स्ट्रेटेजी गेम का बहुत फेमस एग्जाम्पल है, कई बार ये पेपर से पूछा गया है, तो आप इसको प्लीज केयरफुली स्टडी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, टू सस्पेक्ट्स इन मेजर क्राइम और हेल्ड इन सेपरेट सेल। आप कई लोग होंगे तो उसमें किसी के माइंड में ये डाउट आएगा कि सर यहाँ सेपरेट सेल क्यों दिया गया है, क्यों नहीं वन सेल की बात किया जा रहा है। तो आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा कि हम सेपरेट सेल की बात करते हैं। क्लियर। तो एविडेंस एंड उसके बाद एविडेंस गिवन है, ईच ऑफ देम माइनर ऑफेंस कन्विक्ट, इट मींस माइनर ऑफेंस के लिए ऐसा एविडेंस गिवन है या माइनर ऑफेंस के लिए उतना एविडेंस गिवन है कि उन दोनों को कन्विक्ट किया जा सके या उन दोनों को दोषी माना जा सके या उन दोनों को सजा सुनाया जा सके। बट अगर वही मेजर क्राइम की बात किया जाए तो इतना एविडेंस नहीं है कि हम उनको कन्विक्ट कर सकें या तो उनको दोषी मान सके या तो उनको अपराधी मान सके। एंड कब कब तक हम उनको दोषी नहीं मानेंगे एंड कब हम उनको सजा सुना सके या कब उनको हम कन्विक्ट कर सके या कब उनको हम अपराधी मान सकेंगे। तो आगे गिवन है कि अनलेस वन ऑफ देम एक्ट एज इन्फॉर्म और अगेंस्ट वन ऑफ देम, इट मींस जब तक कोई एक सस्पेक्ट दूसरे सस्पेक्ट के अगेंस्ट में इन्फॉर्मर का कार्य नहीं करेगा, इट मींस मैं रियल बेस एग्जांपल पे जाता हूं। तो अगर 2 पर्सन है एंड कोई क्राइम हुआ है आपके क्लास में, एज्यूम करो आपके क्लास में एक कुछ क्राइम हो जाता है एंड उस क्राइम के टाइम 2 प्लेयर्स वहां अवेलेबल हैं, 2 सस्पेक्टर्स या 2 स्टूडेंट वहां अवेलेबल है, प्रेजेंट हैं। तो उनका वहां फिंगरप्रिंट या कोई ऐसा एविडेंस है नहीं कि उनको हम मेजर क्राइम के लिए या तो उनको हम मर्डर के लिए कन्विक्ट कर सके या उनको दोषी मान सके, बट वो वहां प्रेजेंट है। इसलिए एक माइनर क्राइम के लिए कि हाँ ये वहां थे, तो एक माइनर क्राइम इट मींस उनको जेल के लिए हम इस एविडेंस वो प्रेजेंट है, इस एविडेंस पे हम उनको कुछ टाइम के लिए अपने अंडर रख सकते हैं एंड उनसे हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो उतना तो हमारे पास एविडेंस है, बट हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है कि हम उनको एक मेजर क्राइम के लिए कन्विक्ट कर सके या उनको दोषी मान सकें। एंड उन दोनों में से किसने क्राइम किया है या किसको हम कन्विक्ट करेंगे वो डिपेंड करता है कि कोई एक प्लेयर किसी दूसरे के खिलाफ गवाही का कार्य करे या किसी दूसरे के खिलाफ इन्फॉर्मर का कार्य करे। तो इसलिए
जब अगर वो कोई एक सस्पेक्ट दूसरे सस्पेक्ट के अगेंस्ट में इन्फॉर्मर के वर्क करता है, तो वहां हम मेजर क्राइम में किसी एक को कॉन्विक्ट कर सकते हैं या दोषी मान सकते हैं। अब यहाँ सेपरेट का मीनिंग समझो। अगर वो दोनों एक जेल में रहते हैं, एक सेल्स में रहते हैं, तो वो सब एक डील कर लेंगे कि ना हम आपके खिलाफ कोई इन्फॉर्मर की तरह वर्क करेंगे या हम आपके खिलाफ गवाही नहीं देंगे, एंड आप हमारे खिलाफ गवाही मत दीजिएगा। तो वहां तो कौन दोषी है या कौन दोषी नहीं है, ये तो हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए उनको अलग अलग सेल में रखा जाता है। क्लियर? ओके। केस, यहाँ केस गिवन है कि अगर बोथ रिमेन साइलेंट, अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ गवाही का कार्य नहीं करते या दोनों साइलेंट रहते हैं, तो कन्विक्टेड फॉर माइनर क्राइम एंड विल बी इन जेल फॉर 1 ईयर। तो उनको एक माइनर क्राइम के लिए कन्विक्ट किया जाएगा, दोषी माना जाएगा, एंड उनको 1 साल के लिए जेल होगी। क्लियर? ये केस गिवन है। एंड सेकेंड केस है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में इन्फॉर्मर का वर्क करता है, या एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट में इन्फॉर्म करता है या दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट में गवाही देता है, तो इन्फॉर्मर तो फ्री हो जाएगा, बट सेकेंड प्लेयर को 4 इयर्स के लिए कन्विक्ट किया जाएगा। क्लियर? एंड अगर वही दोनों थिंक करते हैं, थिंक मीन्स होता है इन्फॉर्मर या गवाही देना। क्लियर? सॉरी, इन्फॉर्मर इट मीन्स अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ इन्फॉर्मर का कार्य नहीं करते हैं या एक दूसरे के खिलाफ इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो उस केस में दोनों को 3 साल की जेल होगी। क्लियर? यहाँ कितने केस गिवन है? पहले तो हम इसको इरेज करते हैं। यहाँ 3 केस गिवन है। एक, या तो दोनों साइलेंट रहे, एंड दोनों साइलेंट रहते हैं तो दोनों को एक माइनर क्राइम के लिए कन्विक्ट किया जाएगा और 1 साल की जेल होगी। एंड अगर वही एक वन सस्पेक्ट और दूसरे सस्पेक्ट के अगेंस्ट में इन्फॉर्म करता है या गवाही देता है, तो इन्फॉर्मर को तो फ्री कर दिया जाएगा, बट जो सेकंड प्लेयर रहेगा उसको 4 ईयर की जेल होगी या उसको 4 ईयर्स की कन्विक्ट किया जाएगा। एंड वहीं अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ गवाही देते हैं या दोनों एक दूसरे के खिलाफ इन्फॉर्मर का वर्क करते हैं, तो दोनों को 3 इयर्स की जेल होगी। क्लियर? चलिए देखते हैं। प्लेयर्स कितने? 2 हैं। 2 सस्पेक्ट, जैसे हमने यहाँ लिया, हमने यहाँ देखा है कि सेंटेंस में गिवन क्या है, 2 सस्पेक्ट मेजर क्राइम में। तो वही हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स कितने हैं? 2 सस्पेक्ट हैं, एंड उनके पास एक्शन क्या क्या है, या तो वो साइलेंट रहे या तो वो थिंक कर जाए। इट मीन्स या तो वो साइलेंट रहे या तो एक दूसरे के खिलाफ इन्फॉर्मर का वर्क करें। तो क्वाइट इट मीन्स साइलेंट, क्वाइट मीन्स साइलेंट, थिंक मीन्स इन्फॉर्म करना। क्लियर? तो वही बोला, यही है कि एक्शन क्या क्या है। एक्शन 2 है, क्वाइट या थिंक। तो प्रेफरेंस क्या होगा फर्स्ट प्लेयर का, ये हम देखते हैं। एंड प्रेफरेंस फर्स्ट प्लेयर का क्या होता है, अगर फर्स्ट प्लेयर एंड सेकंड प्लेयर दोनों क्विट रहते हैं या क्वाइट कर जाते हैं, इट मीन साइलेंस रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो वहां क्या केस गिवन था, अगर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में कोई गवाही नहीं देते या साइलेंस रहते, तो दोनों को 1 साल के लिए जेल हो गया। तो वही यहाँ भी वही गिवन है कि अगर दोनों क्वाइट हो जाते हैं तो प्लेयर 1 को 1 ईयर का जेल होगा, एंड अगर प्लेयर 1 क्वाइट कर जाता है एंड प्लेयर 2 थिंक कर जाता है, तो थिंक मीन्स गवाही देना या इन्फॉर्मर की तरह वर्क करना, एंड क्वाइट मीन्स साइलेंस। एंड यहाँ क्या गिवन है कि अगर वन इन्फॉर्म अगेंस्ट अदर, देन इन्फॉर्मर विल बी फ्री, बट
कॉन्विक्ट फॉर 4 ईयर अदर प्लेयर। तो यहाँ प्लेयर 1 क्या कर रहा है, क्वाइट हो जा रहा है, बट प्लेयर 2 क्या कर रहा है, थिंक कर जा रहा है। तो प्लेयर 1 को 4 ईयर का जेल हो जाएगा। एंड वही जब दोनों थिंक करेंगे तो प्लेयर 1 को 3 ईयर्स का जेल होगा। एंड वही जब प्लेयर 1 थिंक करेगा एंड प्लेयर 2 क्विट कर जाएगा तो प्लेयर 1 को 0 ईयर्स का जेल होगा। एंड सेम वैसे प्लेयर 2 में भी प्रेफरेंस है, प्लेयर 2 का भी। अगर प्लेयर 2 क्विट कर जाता है एंड साथ में प्लेयर 1 भी क्विट कर जाता है तो उन दोनों को माइनर क्राइम के लिए 1 ईयर्स का जेल होगा। एंड वही प्लेयर 2 थिंक कर जाता है एंड प्लेयर 1 क्विट करता है तो प्लेयर 2 को 0 ईयर्स का जेल होगा। एंड एज वेल एज दोनों थिंक करते हैं तो 3 ईयर्स। एंड फर्स्ट थिंक करता है एंड सेकंड क्विट कर जाता है तो प्लेयर 2 को 4 ईयर्स का जेल होगा। क्लियर? और बात, ये जो प्रेफरेंसेस है ना प्लेयर के, इसको हम पे ऑफ भी बोलते हैं या इसको हम पे ऑफ के थ्रू शो करते हैं। क्लियर? पे ऑफ इसे कहते हैं। क्लियर? अब प्रेफरेंस को हम ऑर्डर में राइट डाउन करते हैं, फर्स्ट प्लेयर के प्रेफरेंस। तो ये बताओ, आपके पास ऑप्शन हो, आप थिंक करो या क्विट करो या दोनों थिंक दोनों क्विट का ऑप्शन हो। एंड वहां आपको एक सेट गिवन हो जहां 0 ईयर्स का जेल होता है एंड एक सेट गिवन हो जहां 3 ईयर्स का जेल होता है, एक सेट गिवन हो जहां 4 ईयर्स का एंड एक सेट जो गिवन हो जहां 1 ईयर्स का जेल होता है। तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? आप सेलेक्ट करोगे पहले 0 ईयर्स का जेल, क्योंकि कोई तो चाहता तो है नहीं कि मुझे जेल हो। क्लियर? तो फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट रैंकिंग किसकी होगी? थिंक एंड क्विट की। एंड सेकंड रैंकिंग किसकी होगी? क्विट। दोनों क्विट कर जाए वो फर्स्ट प्लेयर फर्स्ट की सेकंड रैंकिंग होगी। क्यों? क्योंकि 0 के बाद वहां 1 ईयर्स का जेल है तो वो तो सेकंड प्रेफरेंस होगा ही प्लेयर 1 का। एंड उसके बाद क्या उसकी क्या रैंकिंग हो सकती है? थिंकिंग। क्यों? क्योंकि अगर प्लेयर 1 को 0 ईयर्स का जेल का ऑप्शन नहीं होता है एंड 1 ईयर्स का ऑप्शन नहीं होता है एंड उसके पास 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स का ऑप्शन होता है तो 3 ईयर्स का ऑफकोर्स यूज करेगा। क्योंकि अगर आपको 1 साल को रिलीफ दिया, आपको 1 साल के लिए रिलीफ दिया जाता है तो आप मना थोड़ी करोगे, आप कहोगे नहीं हम रेडी है रिलीफ के लिए। तो वही बात कह जा रहा है कि थर्ड पे क्या होगा? 3 ईयर्स का जेल एंड फोर्थ पे क्या होगा? 4 ईयर्स का जेल। ये हमारी रैंकिंग क्या होती है? फर्स्ट रैंकिंग क्या होते हैं? थिंक क्विट, क्विट क्विट, थिंक थिंक, थिंक क्विट। क्लियर? एंड वैसे ही प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है सेकंड प्लेयर के लिए। एंड सेकंड प्लेयर को 0 ईयर्स का जेल कब होगा? जब सेट होगा, जब वो थिंक कर जाएगा एंड फर्स्ट प्लेयर क्विट रहेगा तो उसको 0 ईयर्स का जेल होगा। एंड 1 ईयर्स का जेल कब होगा? जब दोनों क्विट कर जाएंगे। एंड 3 ईयर्स का जेल कब होगा? जब दोनों थिंक कर जाएंगे। 4 ईयर्स का जेल कब होगा? जब फर्स्ट प्लेयर थिंक करता है एंड सेकंड प्लेयर क्विट करता है। तो हमेशा सेकंड प्लेयर पहले प्रेफर करेगा 0 ईयर्स को, 0 ईयर्स के जेल को, एंड फिर प्रेफर करेगा 1 ईयर्स को, फिर प्रेफर करेगा 3 ईयर्स को, फिर प्रेफर करेगा लास्ट में 4 ईयर्स को। क्लियर? एंड हम यहाँ एक सिंपल स्पेसिफिकेशन ले लिए या सिंपल डिनोट कर लिए हैं, एक नंबर को थोड़ा रिप्रेजेंट कर दिए हैं सभी सेट को। तो यहाँ वही गिवन है कि यूटिलिटी वन क्या शो करता है? प्लेयर 1 के प्रेफरेंस को। ओके, प्लेयर 1 के ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को यूटिलिटी 1 शो करता है। तो यूटिलिटी 1 जब थिंक एंड क्वाइट होगा तो उसे 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड जब क्वाइट क्वाइट होगा तो 2 से, एंड जब थिंक थिंक होगा तो 1 से, एंड जब क्वाइट थिंक होगा तो 0 से। क्लियर? एंड वही यूटिलिटी 2 जब क्वाइट थिंक रहेगा तो 3 से। एक और बात, जो ऑर्डर है ना उसी के अकॉर्डिंग हम डिसेंडिंग नंबर के थ्रू यूटिलिटी को शो करेंगे। इट मींस जैसे जैसा रैंकिंग डिक्रीज करेगा वैसे वैसे नंबर को हम डिक्रीज करते जाएंगे। उसी मतलब हम जब इस सिंपली स्पेसिफिकेशन करेंगे तो जैसे जैसे रैंकिंग डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे हम नंबर को डिक्रीज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे। तो
फर्स्ट उसकी प्रेफरेंस क्या था, मतलब फर्स्ट रैंकिंग किसकी थी, थिंक क्वाइट की, तो उसे हम 3 से शो किए। एंड सेकंड रैंकिंग क्या था, क्वाइट क्वाइट 2 से। एंड फर्स्ट थर्ड रैंकिंग क्या था, थिंक थिंक, तो उसे 1 से हम शो किए। एंड फोर्थ रैंकिंग क्या था, क्विट क्विट एंड थिंक, तो उसे हम 0 से शो किए। तो यहाँ देखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर को। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या किसे बोलते हैं, जब नंबर नंबर डिक्रीज करते जाए, इट मीन 3 2 1 0। वैसे ही फर्स्ट रैंकिंग क्या है, क्विट थिंग, उसे हम 3 से शो करेंगे। एंड सेकंड रैंकिंग किसकी है, क्विट क्विट, उसे 2 से शो करेंगे। एंड फर्स्ट रैंकिंग सॉरी थर्ड रैंकिंग किसकी है, थिंक थिंग, तो उसे हम शो करेंगे 1 से। एंड फोर्थ रैंकिंग किसकी है, थिंक क्विट की, तो उसे हम शो करेंगे 0 से। एंड अब हम पे ऑफ मैट्रिक्स को एनालिसिस करेंगे। मिनट, हाँ, अब हम पे ऑफ मैट्रिक्स को एनालिसिस करेंगे। एंड पे ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो प्लीज आप इसको केयरफुली देखें। एंड इसके रिलेटेड कई सारे एग्जांपल्स हैं, उसको भी आप एक बार सॉल्व करें, जिससे आपको और डाउट क्लियर हो। क्लियर, चलिए अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन एग्जांपल्स में कितने सस्पेक्ट गिवन है, 2 प्लेयर्स कितने गिवन है, 2। एंड उन 2 प्लेयर्स को हम सपोज कर लेते हैं सस्पेक्ट 1 के नेम से एंड सस्पेक्ट 2 के नेम से। एंड उन दोनों सस्पेक्ट के पास कितने टाइप के एक्शन होते हैं, क्वाइट एंड थिंक के, क्वाइट एंड थिंक। ओके, सस्पेक्ट 1 के पास भी क्वाइट एंड थिंक का ऑप्शन होता है, सस्पेक्ट 2 के पास भी क्वाइट एंड थिंक का ऑप्शन होता है। क्लियर, अब देखिए, अगर सस्पेक्ट 1 सेट करता है क्वाइट क्वाइट, इट मींस यूटिलिटी 1 जब क्वाइट 1 नॉट, हाँ, यूटिलिटी 1 जब सेलेक्ट करता है क्वाइट क्वाइट सेट या क्वाइट क्वाइट एलिमेंट्स, तो उसका नंबर क्या होता है, नंबरिंग क्या होता है क्वाइट क्वाइट का, यहाँ सॉरी 2। तो यहाँ हमने क्या, यूटिलिटी 1 के क्वाइट क्वाइट को किससे शो किया है, 2 से। तो यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी फर्स्ट प्लेयर की यूटिलिटी क्या है, क्वाइट क्वाइट पे 2 है। क्लियर, एंड सेकंड प्लेयर की यूटिलिटी क्या है क्वाइट क्वाइट पे, उसका भी यूटिलिटी 2 है। एंड जब सेट क्वाइट एंड थिंक होता है या एलिमेंट्स क्वाइट एंड थिंक होता है, उस टाइम प्लेयर्स 1 की यूटिलिटी क्या होती है, 0, जैसे हमने यहाँ डिनोट भी किया है। 1 मिनट, क्वाइट एंड थिंक, इसकी भेजी कर देते हैं। हाँ, यूटिलिटी 1 का नंबरिंग क्या होता है क्वाइट एंड थिंक पे, या क्वाइट एंड थिंक का यूटिलिटी क्या होता है, 0। एंड यूटिलिटी 2 की नंबरिंग क्या होता है क्वाइट एंड थिंक पे, क्वाइट एंड थिंक पे यूटिलिटी 2 की रैंकिंग नंबरिंग होता है 3। क्लियर, एंड वैसे ही थिंक एंड क्वाइट पे यूटिलिटी 1 की नंबरिंग होता है 3। एंड थिंक एंड क्वाइट पे यूटिलिटी 2 की नंबरिंग होता है 0। तो 3 का 0। एक और बात, नहीं नहीं कोई नहीं, एंड ओके, एंड जब थिंक एंड थिंक सेट हो, तो यूटिलिटी 1 उस टाइम क्या होता है 1, जैसे मैंने यहाँ डिनोट भी किया है। एंड यूटिलिटी 2 1 कामा 1, तो यहाँ हमने क्या लिखा है, सस्पेक्ट 1 के लिए 1 थिंक एंड थिंक पे, एंड सस्पेक्ट 2 के लिए थिंक एंड थिंक पे क्या नंबरिंग शो किया 1। एंड थिंक एंड क्वाइट पे यूटिलिटी 1 3, एंड थिंक एंड क्वाइट पे यूटिलिटी 2 0, एंड क्वाइट पे 2 यूटिलिटी 1, एंड यूटिलिटी 2 भी 2 होगा। एंड क्वाइट थिंक पे यूटिलिटी 1 0 होगा, एंड क्वाइट एंड थिंक पे यूटिलिटी 2 3 होगा। क्लियर, तो अब एंड ओके, एक और नोट्स गिवन है कि देयर आर गेन फ्रॉम कोऑपरेशन बट इट प्लेयर इंसेंटिव टू ईच फ्री राइड। फ्री राइड मीन्स यहाँ अगर इस एग्जांपल के थ्रू देखोगे 0 ईयर्स का जेल, मतलब कोई भी पर्सन तो चाहेगा नहीं कि हमको जेल हो, तो वो हमेशा 0 ईयर्स के लिए प्रेफर करेगा।
तो वही यहाँ बोल रहा है कि सभी प्लेयर के इंसेंटिव होता है फ्री राइड का। एंड जो रिजल्ट गेन किससे हुआ है, कोऑपरेशन से, एक दूसरे के कोऑपरेटिंग से। क्लियर। तो वो अब आपकी स्ट्रेटेजिक गेम कंप्लीट होता है। एंड उसके एक हमने न्यूमेरिकल भी देखा, एंड उसमें हमने पे ऑफ मैट्रिक्स क्रिएट करना सीखा है, एंड पे ऑफ बनाना भी सीखा। एंड हाँ, आपके एग्जाम्पल में कई सारे क्वेश्चन बहुत ईयर्स में पूछे गए हैं पे ऑफ मैट्रिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप प्लीज, आपके रीडिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो उसे सॉल्व करिए। एंड कोई हार्ड नहीं है, बस जैसे मैंने स्टेप स्टेप बताया वैसे स्टेप को फॉलो करते जाइए, क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। पहले स्टेप में हमने क्या किया, प्लेयर्स को शो किया, रिप्रेजेंट किया, एक्शन को रिप्रेजेंट किया, फिर उसके प्रेफरेंस को, एंड फिर उसके प्रेफरेंस को ऑर्डरिंग किया, एंड फिर उस प्रेफरेंस के ऑर्डरिंग को हमने एक नंबर के थ्रू स्पेसिफिकेशन किया, एंड उसके बाद हमने पे ऑफ मैट्रिक्स क्रिएट किया। तो ऐसे स्टेप में आप पे ऑफ मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो। एंड रियली में एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे आएगा ही आएगा। ओके, तो प्लीज अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को क्लिक करें, एंड इस लेक्चर को शेयर भी करें। थैंक यू।